क्या आपने भी स्टॉक मार्केट सीखने की बहुत कोशिश की है लेकिन अभी तक आप सीख नहीं पाए हैं? या फिर आपने सीख लिया है लेकिन अभी भी आप बहुत ज्यादा लॉस कर रहे हैं? या फिर एक बार फिर से जीरो से स्टेप बाय स्टेप आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं? तो इस वीडियो में आपका यह सपना पूरा होने वाला है। आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा स्टॉक मार्केट जीरो से मास्टर बनने तक। आपको मैं बताऊंगा वो कॉन्सेप्ट जो मैं अपनी पेड क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं और आपको बनाऊंगा मास्टर, ताकि आज के बाद आपको किसी और वीडियो को नहीं देखना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है इस वीडियो को पूरा देखने का, तो इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा या शेयर करके अपने व्हाट्सएप पर जरूर रख लीजिएगा, ताकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस नहीं हो जाए। आज के इस क्लास में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं स्टॉक मार्केट को, और पूरी 10 स्टेप्स हम लोग सीखने वाले हैं। कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले हम मार्केट का बेसिक समझेंगे, बहुत जरूरी है, कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। दूसरा, हम मार्केट का स्ट्रक्चर सीखेंगे, फिर प्राइस एक्शन सीखने वाले हैं, फिर डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल जो होती है उनको सीखने वाले हैं, डिमांड और सप्लाई क्या होता है उसको सीखेंगे, लिक्विडिटी क्या होती है उसको सीखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग के सेटअप और न्यूज़ और माइक्रो अंडरस्टैंडिंग मार्केट के बारे में। इसलिए ये क्लास बहुत डिटेल में होने वाली है, थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन पेशेंस के साथ अगर आप इसको देखेंगे कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी, बहुत ज़्यादा समझ आपकी बढ़ेगी और बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। हो सकता है आपने पहले कई बार स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग की क्लास देखी हो, लेकिन यकीन मानिएगा इसमें मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जो आज से पहले आपने नहीं सीखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं मार्केट का बेसिक। अब कई बार आपने मार्केट के बेसिक को समझा होगा लेकिन इस स्ट्रक्चर से नहीं समझा होगा, तो हम स्टेप बाय स्टेप इस स्ट्रक्चर को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, ये पहला लेसन है, इसके बाद ऐसे 10 अलग अलग लेसन्स मैं आपके लिए प्लान करके लाया हूं, तो बहुत ही इत्मीनान से समझिएगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मार्केट काम कैसे करता है, और आपको यही सीखना है। देखो, स्टॉक मार्केट एक्चुअल में होता क्या है, आपको इसकी बारीकी को समझना है। इसके अंदर अलग अलग चीजें होती है। सबसे पहले आपको समझना है, एक मार्केट है जिसके अंदर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, अलग अलग चीजें हैं जो आप ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखिए, इंडेक्स सबसे पहले आपको समझना चाहिए। इंडेक्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होते हैं। यहां पर क्या होता है, आप एक किसी स्टॉक को खरीदते या बेचते नहीं हैं, आप अलग अलग प्रकार के स्टॉक्स के गुच्छे को खरीदते हैं या बेचते हैं। अलग अलग प्रकार के इंडेक्स होते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है, जैसे निफ्टी 50 उसमें 50 शेयर होते हैं, जैसे सेंसेक्स उसमें 30 शेयर होते हैं। ऐसे ही अलग अलग सेक्टर के भी यहाँ पर इंडेक्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आईटी का इंडेक्स हो गया, उसके अंदर आईटी की सारी कंपनीज होती है। ऑटो का इंडेक्स हो गया, वहाँ पर ऑटो के सारी की सारी कंपनीज होती है। तो अगर आपको ट्रेडिंग करना है या आप खरीदना बेचना चाहते हो, तो सबसे बढ़िया चीज़ होती है इंडेक्स। आप इसको ट्रेड कर सकते हैं ईटीएफ के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरा यहाँ पर होता है शेयर। शेयर क्या होते हैं? इंडिविजुअल कंपनी होती है जिसको आप खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको XYZ कोई भी कंपनी खरीदनी है, आप उसका एनालिसिस करेंगे, आप इसको खरीदेंगे और अपने पास होल्ड करके रख सकते हैं जब तक आपको प्रॉफिट नहीं होता, या आप अपने हिसाब से इसको करेंगे। अब समझिएगा, इंडेक्स और शेयर में क्या अंतर होता है? इंडेक्स जो होता है ग्रुप ऑफ कंपनीज होती है, इसके अंदर एक कंपनी नहीं होती है, इसलिए इंडेक्स को ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। जब आप म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं ना, तो आपका पैसा जो है वो ग्रुप में ही लगता है, किसी एक कंपनी में आपका पैसा नहीं लगता। लेकिन स्टॉक या शेयर में क्या होता है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ किसी एक कंपनी में ही आपका पैसा लगेगा। अब आपको इसके लिए ज़्यादा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा या किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी पड़ेगी कि भाई मैं कौन सा स्टॉक खरीदूं। इसलिए शेयर और इंडेक्स में से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इंडेक्स जो है आपके लिए ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। अगली चीज़ है फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर क्या होता है, ये जो शेयर है या इंडेक्स है, इन्हीं के फ्यूचर प्राइस को हम ट्रेड करते हैं। मतलब अभी प्राइस वहां तक नहीं गया है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां तक जा सकता है। इसी चीज को ट्रेड करने को कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। अब फ्यूचर ट्रेडिंग इन दोनों चीजों से अलग कैसे है, इसको समझिएगा। यदि आप इंडेक्स खरीदते हैं नॉर्मल या फिर आप शेयर खरीदते हैं नॉर्मल, तो आपको सिर्फ तब प्रॉफिट होगा जब वो चीज ऊपर जाएगी। मान लीजिए मैंने X नाम का एक शेयर खरीदा, अगर मैंने उसको बाय किया है तो उसको कहां जाना चाहिए? ऊपर। अगर वो ऊपर नहीं जाता है तो मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, सिंपल सी चीज है। अगर वो नीचे आता है तो मुझे लॉस होगा उल्टा, इस बात को समझिएगा। लेकिन फ्यूचर क्यों बनाया गया? फ्यूचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अगर आप सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा और आपने उस और दाव खेला है
ऊपर जाने के लिए दाव खेला है, तो आपको प्रॉफिट होगा। इसी के अलावा अगर आप सोचते हैं कि भाई मार्केट नीचे जाएगा और आपने इस पे दाव खेला और अगर मार्केट नीचे गया तो आपको इस पे भी प्रॉफिट होता है। मतलब शेयर और इंडेक्स में वो चीज नहीं है जो फ्यूचर में आपको मिलती है। फ्यूचर में आपको दोनों साइड प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है, जबकि शेयर और नॉर्मल इंडेक्स जो है जब आप ETF में खरीदते हैं तो आपको सिर्फ एक साइड का फायदा मिलता है। इसलिए ये फ्यूचर नाम का इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। लेकिन समझिएगा, इन दोनों से ज्यादा रिस्की ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि फ्यूचर के प्राइस आप दो साइड ट्रेड करने के लिए खेल रहे हैं। इसका मतलब ये रिस्की इंस्ट्रूमेंट है। हम जब रिस्क मैनेजमेंट अभी सीखेंगे तब इसके बारे में बताऊंगा। इसमें आपका पूरा का पूरा पैसा जो है लॉस हो सकता है। प्लस इनको अगर आप खरीदते हैं तो आप कब तक के लिए खरीदेंगे? जब तक आपका मन है तब तक इनको आप होल्ड कर सकते हैं। कोई इंडेक्स ETF में खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड में खरीद रहे हैं या किसी स्टॉक को आप खरीद रहे हैं, आपकी मर्जी है कि आप इनको कितने समय के लिए अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप फ्यूचर खरीदते हैं तो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट की एक डेट होती है। इस महीने का फ्यूचर खरीद रहे हैं, अगले महीने का खरीद रहे हैं, उसके अगले महीने का खरीद रहे हैं, सिर्फ आप तब तक होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद कंपलसरी आपको इसको बेचना ही पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, कोई उनको मतलब नहीं है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर अलग अलग चीजें होती हैं। आप 4 साइड से इसमें बाय सेल कर सकते हैं। इसमें बायर और सेलर होते हैं और ये इन सब में सबसे खतरनाक इंस्ट्रूमेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पलक झपकते ही आपका पैसा बढ़ भी सकता है, लेकिन पलक झपकते ही आपका पैसा पूरा का पूरा जो है वो खत्म भी हो सकता है। फ्यूचर और ऑप्शन, इन दोनों में क्या अंतर है? फ्यूचर में सिर्फ आप एक साइड बाय या एक साइड सेल करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का ग्रीक नहीं होता है ना, थीटा नहीं होता है, गामा नहीं होता है, वेगा नहीं होता है। ये थोड़ी सी डिटेल टर्म्स में है, मैं आपको फिर कभी सिखाऊंगा। लेकिन ऑप्शन के अंदर ये सारी की सारी चीजें आती हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो होता है कमोडिटी। जैसे आप गोल्ड खरीदते हैं, सिल्वर खरीदते हैं, इसी प्रकार से आप क्रूड ऑयल खरीदते हैं, नेचुरल गैस खरीदते हैं। तो अगर आपको कमोडिटी मतलब इस प्रकार की चीज़ों को ट्रेड करना है तो वो भी स्टॉक मार्केट के अंदर ही आती है, वो कमोडिटी सेगमेंट में आती है। आप कमोडिटी को भी ट्रेड कर सकते हैं। और पहले इंडिया के अंदर करेंसी को भी ट्रेड कराया जाता था, डॉलर को ट्रेड कराया जाता था। अभी करेंसी ट्रेड जो है वो बंद है। इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट में आप करेंसी को ट्रेड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको क्या समझ में आया कि मार्केट का बेसिक क्या है, कि स्टॉक मार्केट में आप इतनी सारी चीजें कर सकते हैं। इसमें सबसे सेफ कौन सी है? सबसे सेफ जो होती है वो इंडेक्स होती है। और इंडेक्स का मतलब आप उसको म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं, SIP भी करवा सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ETF खरीद सकते हैं। वो दोनों के दोनों ही जो है काफी सेफ माने जाते हैं। सबसे खतरनाक कौन सा होता है इसमें? सबसे खतरनाक ये दो चीजें हैं। और इन दोनों में भी सबसे खतरनाक क्या होता है? वो होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ये पहला बेसिक आपको समझ में आया होगा कि आप बेसिकली स्टॉक मार्केट में क्या क्या कर सकते हैं। अब आते हैं इसके दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक क्या है? स्टॉक मार्केट का एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, स्टॉक मार्केट जो है रैंडम नहीं चलता है, एक स्ट्रक्चर पर चलता है। स्ट्रक्चर में क्या क्या होते हैं? ट्रेंड्स आते हैं अलग अलग, जैसे अप ट्रेंड आता है, डाउन ट्रेंड आता है, साइडवेज ट्रेंड आता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है। अब ये सब क्या होते हैं, हम एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको बेसिकली, अगर आपने पहले स्टॉक मार्केट सीखा होगा या कहीं से भी वीडियो दिखी होगी तो आपको पता होगा कि अप ट्रेंड का मतलब मार्केट का सीधा जाना नहीं होता है, या डाउन ट्रेंड का मतलब मार्केट का सीधा नीचे आना नहीं होता है। अप ट्रेंड का मतलब होता है मार्केट का स्ट्रक्चर में ऊपर जाना। और स्ट्रक्चर क्या होता है? वो होता है डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी क्या कहती है? वो कहती है कि जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो अप ट्रेंड बनाते हुए जाएगा। अप ट्रेंड कैसे बनेगा? सबसे पहले एक हायर हाई बनेगा, उसके बाद एक हायर लो बनेगा। मतलब मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो अपने पुराने वाले हाई को तोड़ता हुआ ऊपर जाएगा, वापस एक हायर हाई बनाने, फिर से एक हायर लो बनाएगा, और इस वाले लेवल से मार्केट नीचे नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर मार्केट एक अच्छे अप ट्रेंड में है तो अपने लास्ट वाले जो लो बनाया था उसने, हायर लो बनाया, वो जो है लास्ट वाले हाई के नीचे नहीं आएगा, वापस से अपना पुराना हाई तोड़कर मार्केट ऊपर चले जाएगा। अगर मार्केट इस स्ट्रक्चर को पूरा कर रहा है, इसका मतलब होता है मार्केट एक अप ट्रेंड में है। और आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, चाहे 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो, 5 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, आधा घंटे का हो, दिन का हो, किसी भी टाइम फ्रेम में आप स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ दिखता है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है। दूसरा ट्रेंड क्या होता है? डाउन ट्रेंड। सेम है, मार्केट नीचे आएगा, एक लोअर लो बनाएगा, लोअर हाई। अब कई बच्चों को क्या लगता है, मार्केट अगर गिरेगा तो एकदम से पूरा का पूरा गिर जाएगा फिर चढ़ जाएगा। ऐसे नहीं होता है। मार्केट जो है एक स्ट्रक्चर के हिसाब से चलता है। ये देखिए, मार्केट नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। और हर बार क्या होगा, मार्केट अपने लास्ट वाले लो को तोड़ेगा,
और जब ऊपर आएगा तो लास्ट वाला लो जो तोड़ा था उस तक नहीं जाएगा, वापस से नीचे चला जाएगा। इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और तीसरा ट्रेंड होता है जिसको कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड का मतलब क्या होता है, मार्केट जो है वो दो प्राइस के बीच में फंस जाता है और ना ही उससे ऊपर निकल पाता है और ना ही नीचे निकल पाता है। बहुत समय तक उसी टाइम फ्रेम में मार्केट फंसा रहता है, उसी दो प्राइस के बीच में मार्केट फंसा रहता है। इसे ही कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। अब यहां पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ द कैरेक्टर, ये दोनों क्या होते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर का मतलब होता है जब भी मार्केट अपने लास्ट हाईज या लास्ट लोज जो बनाए हुए थे उनको अगर तोड़कर मार्केट ऊपर जाता है या नीचे आता है। अब देखिए मार्केट कैसे चलता है, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे आएगा। अब जब तक मार्केट अपने इस हाई को तोड़कर ऊपर नहीं जाता है तब तक उसने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया है। तो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जो पुराना स्ट्रक्चर उसने बनाया था उसको मार्केट तोड़ रहा है। चेंज ऑफ द स्ट्रक्चर क्या होता है, अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे भी आएगा, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो मार्केट ऊपर भी जाएगा। इस बात को आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो किसी ना किसी स्ट्रक्चर से जो है वो किसी न किसी पैटर्न से वो अपने कैरेक्टर को चेंज करेगा, जिस और जा रहा था उसकी दिशा को बदलेगा। तो वो किस टाइप में बदलता है उसी को कहते हैं चेंज ऑफ द स्ट्रक्चर। और इसको आपने कई नामों से पढ़ा होगा, जैसे मार्केट डबल टॉप बनाता है, ऊपर दो सेम जगह से मार्केट नीचे आता है, या डबल बॉटम बनाता है। इसको ही कहते हैं चेंज ऑफ द कैरेक्टर। इसका मतलब होता है मार्केट अपने कैरेक्टर को चेंज कर रहा है, पहले वो ऊपर जा रहा था तो नीचे आ रहा है, नीचे जा रहा था तो वो ऊपर आ रहा है। आई होप आपको ये दूसरा पॉइंट समझ में आया होगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर को समझना, अगर आपको स्टॉक मार्केट को समझना है, सबसे पहले सारी चीजें छोड़ दीजिए, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं हम तीसरी चीज पर। तीसरी चीज और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं हम प्राइस एक्शन। देखो चार्ट कुछ नहीं बोलता है, एक्चुअल में प्राइस ही सब कुछ बताता है। और अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में नहीं आया तो यकीन मानिए सारी की सारी चीजें धरी की धरी रह जाएगी। प्राइस एक्शन में क्या क्या चीजें आती है, सबसे इंपॉर्टेंट आता है कैंडलस्टिक पैटर्न या कैंडलस्टिक ट्रेंड जो भी हमने देखे, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, स्विंग का हाई क्या होता है, स्विंग के लोज क्या होते हैं, ब्रेकआउट क्या होता है और ब्रेक डाउन क्या होता है। ये बेसिक चीजें हैं। पहले अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में ये बेसिक चीजें नहीं पता है तो स्टॉक मार्केट आप या ट्रेडिंग आप कभी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनको ही हम बहुत अच्छे से समझते हैं, ये सारी चीजें क्या होती है। देखिए कैंडलस्टिक या कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखाते हैं कि मार्केट जो है उसमें बायर और सेलर क्या कर रहा है। अगर आपके सामने एक हरी कैंडल बन रही है इस प्रकार से, ठीक है, तो ये होता है इसका ओपन, मतलब यहां से कैंडल चालू हुई थी, और ये होता है इसका क्लोज। जब भी आपके सामने किसी भी टाइम फ्रेम में एक हरी या लाल कैंडल बनती है तो आपको यह समझना है पहले कि मार्केट में हुआ क्या। अब यहां पर क्या हुआ मार्केट में, देखिए यहां पर मार्केट में यह हुआ कि यहां से बायर आए और लगातार लोग खरीदते गए और इस प्राइस को यहां तक लेकर गए। अगर प्राइस यहां पर 230 रुपए था, यहां पर 370 रुपए पर प्राइस पहुंच गया है, तो लगातार यहां पर डिमांड बढ़ी है, लोगों ने खरीदा है, उस चीज की मांग ज्यादा है और सप्लाई कम है, इसलिए उसका प्राइस बढ़ रहा है, सीधी सी बात है। अगर इसी की जगह अगर आपको कोई लाल कैंडल दिखती है इस प्रकार से, अगर आपको कोई लाल कैंडल दिखती है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है यहां पर था इसका ओपन, मतलब ये कैंडल यहां से शुरू हुई और यहां पर है इसका क्लोज, इसका मतलब यहां पर ये कैंडल क्या हुई, बंद हुई। अब आपको इंपॉर्टेंट बात समझना है कि अगर यहां पर प्राइस था मान लीजिए 400 रुपए और यहां पर आ गया है 320 रुपए पर, इसका मतलब क्या हुआ, सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो चुकी है और खरीदने वाले लोग कम हैं, इसलिए लोग सस्ते पर भी देने के लिए तैयार हैं। सिंपल सी अगर इस बात को आप समझ गए, काफी ज्यादा आपकी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर आपको सिंपल बात याद रखना है कि अगर मार्केट में, समझिएगा, अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा है सप्लाई से तो प्राइस क्या होगा, हमेशा ऊपर जाएगा, और अगर मार्केट में सप्लाई ज्यादा है डिमांड से तो हमेशा मार्केट नीचे आएगा। अगर ये वाली कंडीशन बनती है तो हमेशा ग्रीन कैंडल बनेगी, अगर ये वाली कंडीशन बनती है तो हमेशा रेड कैंडल बनेगी। और डायरी और पेन लेकर आप इस चीज को नोट भी कर सकते हैं ताकि आपके पास नोट्स बने रहे। तो सबसे पहले आपने सीखा ये कैंडल क्या होती है और कैसे काम करती है। ट्रेंड
तीन प्रकार के मेन ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। अभी मैं आपको बता के आया हूं। सबसे मेन चीज होती है ये दो चीज, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब कई सारे लोग क्या होते हैं, वो लाइन खींचना ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझते हैं कि भाई मैंने एक लाइन खींच दी नीचे और एक लाइन खींच दी ऊपर, इसको बोलते हैं सपोर्ट, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, काम खत्म हो गया। लेकिन यकीन मानिएगा ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। लाइन खींचना सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी रहती है जो कई बच्चों को समझ में नहीं आती। आपको सबसे बेसिक चीज समझाता हूं। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन जो है खींची कहां पर जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी को क्या कहते हैं, ये दो शब्द याद रखिएगा। इसी के लिए आपको ये दो शब्द याद रखना है। दो शब्द हैं आपके लिए, स्विंग हाई और स्विंग लो। आपको अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना है तो स्विंग हाइज और स्विंग लो को समझना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखिए, जब भी मार्केट चलता है तो हायर हाई हायर लोज बना के चलता है। आपको पता ही है, मैंने अभी आपको बताया था मार्केट कैसे चलेगा। मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ये जो है इस जगह को कहते हैं स्विंग, और ये स्विंग का कौन सा भाग है? लो। ठीक है। और ये वाला जो है क्या है? स्विंग। लेकिन ये स्विंग का कौन सा भाग है? ये स्विंग हाई है। आपको क्या समझना है? अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत गहराई से समझना है, आपको सिर्फ एक बात समझना है, बाकी सब बात भूल जाइए। और ये बात ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये स्विंग हाई जो है वो बड़े लोगों की जगह होती है, जहां पर बड़े लोगों ने खरीदा था, इसलिए मार्केट ऊपर गया है। बहुत ही आसानी से समझिएगा। इस मार्केट को कौन ऊपर लेकर जाता है? अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो कौन ऊपर लेके जाएगा? FII और DII, ये दो संस्थान। FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और DII का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशन बड़े बड़े संस्थान होते हैं जो बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं, इसके लिए मार्केट ऊपर जाता है। अब अगर स्टॉक मार्केट में कोई भी इंडेक्स, कोई भी स्टॉक, कोई भी ETF, गोल्ड, सिल्वर, कोई भी चीज अगर वो नीचे से ऊपर गई है तो उसका एकमात्र कारण है, और वो कारण क्या है? इंस्टीट्यूशनल की खरीदारी। अगर इंस्टीट्यूशन नहीं खरीदेंगे तो वहां पर वो मार्केट इतना ऊपर नहीं जा सकता है। थोड़ा ऊपर जा सकता है लेकिन इतना ऊपर नहीं जा सकता है। तो अगर मार्केट यहां से यहां तक गया है, इसका मतलब हम ये मानते हैं कि यहां पर FII और DII ने खरीदा है। अब अगर उन्होंने टॉप पर नहीं खरीदा है, बॉटम पर खरीदा है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो समझदार है, उन्होंने कुछ तो अक्ल लगाई होगी, उनके एल्गो ने कुछ तो अक्ल लगाई होगी, या उनके जो बैठे हैं लोग उन्होंने कुछ तो अक्ल लगाई होगी कि हमें यहीं पर खरीदना है। अब बड़े लोग कभी भी अगर खरीदा है उनको तो यहां थोड़ी ना खरीदेंगे। अभी आपने सिल्वर के केस में देखा होगा, सिल्वर जो है इतना ज्यादा महंगा हो गया था, या गोल्ड के केस में देखा होगा, गोल्ड हो गया था 1,70,000 तक पहुंच गया था गोल्ड, और वहां भी लोग खरीद ही रहे थे। अब सोच कर देखिए, क्या बहुत बड़ी मूर्खता नहीं है लोगों की कि गोल्ड जो है जब 1 लाख का था तब भी लोग खरीद रहे थे, 1,70,000 हो गया, 1,70,000 टॉप पर चला गया गोल्ड, तब भी लोग एकदम जी जान छोड़कर खरीद रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। जब भी बड़ा व्यक्ति खरीदता है तो वो कभी भी टॉप के प्राइस पर चीज को नहीं खरीदता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने कई बार अमेजॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट से कुछ ना कुछ शॉपिंग की होगी। मान लीजिए आपको एक फोन की शॉपिंग करना है जो 35,000 रुपए का आ रहा है। आप इंतजार करते हैं कि ये 35,000 रुपए वाला फोन ऑफर के टाइम में 32,000 का हो जाए, या कुछ कार्ड वार्ड लगा के 30,000 का हो जाए, तब खरीदेंगे। आप पता है किस चीज का इंतजार करते हैं? आप इंतजार करते हैं इस प्राइस के कम होने का। सेम ट्रिक अगर आप स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई करेंगे तो आप जीत जाएंगे। कैसे? आपको समझना है कि आपको कभी भी टॉप पर बाय नहीं करना है अगर आप लंबे समय के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट को खरीद रहे हैं। मेरे एक एक शब्द को बड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां पर आपको यह बेसिक बात समझना पड़ेगा कि इंडेक्स और स्टॉक, इनको खरीदने की ट्रिक अलग होती है, स्ट्रेटेजी अलग होती है। ऑप्शन और फ्यूचर, इनको ट्रेड करने की ट्रिक और स्ट्रेटेजीज अलग होती है। तो अभी मैं जो आपको मेनली सिखा रहा हूं, ये सिखा रहा हूं कि भाई अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको लंबे समय के लिए खरीदना है, तब चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे ETF हो, चाहे गोल्ड हो, इस प्रकार की चीजें खरीदना है, तब आपको ये बात ध्यान देना है कि वो कभी भी जब भी बॉटम में आएगी तभी उनको बड़े लोग खरीदते हैं। और अगर आप बड़े लोगों के साथ में खरीदना चाहते हैं तो आप लगाते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन। क्यों लगाते हैं? क्योंकि इस लाइन से आपको पता चलेगा, ये लाइन सिर्फ सपोर्ट की लाइन नहीं है, ये लाइन आपको दिखाती है कि लास्ट टाइम यहां पर बड़े लोगों ने खरीदा था, इसीलिए मार्केट यहां से यहां गया। अब आप सपोर्ट की लाइन क्यों बनाते हैं? ताकि अगली बार अगर मार्केट यहां पर आएगा
तो आप इस उम्मीद में खरीदते हैं कि पिछली बार भी यहां पर बड़े लोगों ने खरीदारी की थी, तो हो सकता है इस बार फिर से वो खरीदेंगे, और इस उम्मीद में आप भी खरीदते हैं। इसीलिए आप सपोर्ट की लाइन लगाते हैं। रेजिस्टेंस की लाइन क्यों लगाते हैं आप? स्विंग हाई जो होता है उस पर रेजिस्टेंस की लाइन क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं क्योंकि लास्ट टाइम यहां से बड़े लोगों ने, कौन कौन थे? FIIDI, इन लोगों ने यहां से सेल किया था। तो अगर मार्केट यहां जा रहा है तो मैं यहां पर तैयार रहूं कि अगर यहां से मार्केट गिरता है तो मैं भी सेल कर दूंगा, या अगर यहां से मार्केट और ऊपर चढ़ता है तो मैं अपनी क्वांटिटी को होल्ड करके रखूंगा। इसलिए आप रेजिस्टेंस की लाइन लगाते हैं। आई होप आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। दो टर्म है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। जब भी मार्केट इस स्ट्रक्चर को तोड़ता है, ये जो स्ट्रक्चर बना है, अगर इसको ऊपर की ओर तोड़ रहा है और ऊपर निकल रहा है, तो इस स्ट्रक्चर के तोड़ने की स्थिति को हम बोलते हैं ब्रेकआउट, मतलब मार्केट ने ऊपर की ओर तोड़ दिया। और अगर यही मार्केट नीचे की ओर टूट जाता है तो इसे कहते हैं हम ब्रेकडाउन, मतलब मार्केट ने क्या किया? नीचे की ओर तोड़ दिया है। तो तीसरी चीज समझ में आई होगी आपको, बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन समझ में आए होंगे कि प्राइस एक्शन क्या होते हैं और कैसे काम में करते हैं। अब आते हैं हम चौथी चीज पर। चौथी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल, जिसके बारे में मैं आपको 2 मिनट पहले समझा रहा था। हर व्यक्ति का ड्रीम अलग है। किसी का ड्रीम है किसी की कार देखकर मैं भी कार खरीदूंगा, इसलिए ट्रेडिंग कर रहा हूं। किसी की घड़ी देख ली कि भाई वो ट्रेडिंग करने वाले ने बहुत महंगी घड़ी खरीदी थी, मैं भी खरीदूंगा। किसी ने दुबई की ट्रिप देख ली किसी ट्रेडर की कि भाई वो तो दुबई में रहता है, बहुत ऐश करता है, बहुत एंजॉय वाली लाइफ है, इसलिए मैं ऐसा खरीदूंगा। तो आपके मोटिव अलग अलग हो सकते हैं और उस मोटिव के लिए अलग अलग चीजें रखी हुई है। देखिए, कई लोग स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्प का मतलब क्या होता है? स्कैल्प का मतलब होता है कुछ ही समय में खरीदना और कुछ ही समय में बेच देना, दोनों साइड होता है। ये मेनली लोग करते हैं फ्यूचर में या ऑप्शन में। मेनली ऑप्शन के अंदर करते हैं, इंट्राडे के अंदर करते हैं। खरीदा, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड रखा और उसको सेल कर दिया। 1 मिनट रखा, उसको सेल कर दिया। इसको बोलते हैं स्कैल्प, मतलब जल्दी से खरीदना, जल्दी से बेचना। दूसरी ट्रेडिंग स्टाइल होती है इंट्राडे। आज खरीदा, अब आज मुझको जब भी ठीक लगेगा मैं आज के आज में ही बेच दूंगा। मतलब आज 9:15 पर मार्केट खुला, तो मान लीजिए मैंने 10 बजे खरीदा, हो सकता है मेरा 11 बजे तक मेरा टारगेट पूरा हो जाए, मैं तब बेच दूं। हो सकता है 1 बजे तक पूरा हो जाए, तब बेच दूं। मतलब आज खरीदूंगा और आज ही बेच दूंगा, उसको कहते हैं हम इंट्राडे। तीसरी चीज होती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? अगर मार्केट नीचे आया है तो मैं बाय करूंगा, और अगर मार्केट मेरे लेवल पर, मेरे टारगेट पर ऊपर चला गया तो मैं बेच दूंगा। अब ये चाहे 10 दिन में जाए, चाहे 15 दिन में जाए, चाहे 30 दिन में जाए, मैं एक स्विंग बनने का इंतजार करूंगा और बेच दूंगा। यहां पर खरीदा, यहां पर मैंने बेच दिया, फिर यहां पर खरीदा, यहां पर बेच दिया। इसको कहते हैं स्विंग ट्रेड करना। ये अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, अपने परसेंट के हिसाब से स्विंग ट्रेड कर सकते हैं कि मुझे 7% चाहिए, 10% चाहिए, 15% चाहिए, जब भी मुझे ये मिल जाएगा मैं निकल जाऊंगा। तो स्विंग ट्रेड भी अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। फिर होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। अगर आपने मान लीजिए यहां पर खरीदा और आपने उसको होल्ड करके रखा, चाहे कितनी ही बार मार्केट ऊपर नीचे हो गया हो। जैसे कई लोग गोल्ड के साथ करते हैं, अच्छे स्टॉक्स के साथ करते हैं, अच्छे ETF के साथ करते हैं। म्यूचुअल फंड में लोग ऐसे ही करते हैं, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जो भी चीज़ खरीद ली उसको रख के रखते हैं, बेचते नहीं है। इसको बोलते हैं पोजिशनल, मतलब लंबे समय के लिए लेकर जाना। फिर ऑप्शन ट्रेडिंग आपको पता ही है, जिसमें हम बाय सेल दोनों कर सकते हैं, बायर सेलर दोनों बन सकते हैं। और एक होता है फ्यूचर ट्रेडिंग। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट के फ्यूचर के प्राइस को ट्रेड करते हैं, उसके खुद के प्राइस को ट्रेड नहीं करते हैं, उसका फ्यूचर का एक प्राइस होता है। हम इस पे मार्केट गिरने पर भी प्रॉफिट कमा सकते हैं और चढ़ने पर भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग ही है। और मेनली ये जो स्कैल्पिंग और इंट्राडे होता है ना, ये लोग इसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर करते हैं, ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर ही स्कैल्पिंग या इंट्राडे करते हैं। और अगर आपको ETF करना है, स्टॉक करना है, तो उसमें लोग क्या करते हैं? स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेड लेकर जाते हैं। इस बात को आपको गहराई से समझना है। तो अगर आपका लक्ष्य है कि भाई मैं बहुत लंबे समय तक इस खेल को खेलूंगा और अपने पैसे को सेफ रखूंगा, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड करना चाहिए। और वो किस में करना चाहिए? आपको ETF में करना चाहिए, अच्छे इंस्ट्रूमेंट में करना चाहिए, अच्छे स्टॉक्स में करना चाहिए। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आपको रिस्क लेने में मजा आता है ना, अपने पैसे को गंवाने या पाने पर आपको इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती है कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए चला भी जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आ भी जाएगा ज्यादा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा सा खेल रिस्क है जो मैं भी आपको समझाऊंगा, तब आपको इसमें जाना चाहिए। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप स्कैल्पिंग, इंट्राडे, ऑप्शन, फ्यूचर को थोड़ा सा आराम से कीजिए या नहीं कीजिए। उसकी जगह आप कीजिए
स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड, इसमें आपको बहुत बढ़िया फायदा भी होगा लंबे समय में, प्लस आप सेफ रहोगे, आपकी कैपिटल मेन चीज़ें सेफ रहेगी, वो भी हम सीखते हैं रिस्क मैनेजमेंट में। पांचवी जो चीज़ है आपको समझना चाहिए वो है डिमांड और सप्लाई। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, ये क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर उनको पता चलता है बड़े लोगों ने खरीदारी की थी लास्ट टाइम, इसलिए वो फिर से यहां पर खरीदारी कर सकते हैं, इसलिए वो क्या लगाते हैं, डिमांड और सप्लाई, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन लगाते हैं। अब आपको समझना है बहुत इंपॉर्टेंट बात कि लोग डिमांड जोन और सप्लाई जोन भी बनाते हैं, वहां पर फ्रेश जोन और टेस्टेड जोन होते हैं। ये क्या होते हैं, इसको बहुत ही बारीकी से समझते हैं। देखिए, जिस भी जगह से मार्केट ऊपर जाता है और जिस भी जगह से मार्केट नीचे आता है, वहां पर हम दो प्रकार के जोन बनाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिमांड जोन, नीचे वाले जोन को बोलते हैं, और ऊपर वाले जोन को बोलते हैं हम सप्लाई जोन। ठीक है, जब जिस जगह से मार्केट ऊपर गया है उस जगह को हम डिमांड जोन कहते हैं, जहां से नीचे आया है उसको हम सप्लाई जोन बोलते हैं। अब यहां पर दो टर्म सीखना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। देखो, एक होता है फ्रेश जोन। ये फ्रेश जोन क्या होता है, जब भी मार्केट जिस भी जगह से ऊपर जाता है, मान लीजिए यहां से मार्केट ऊपर गया, अब मार्केट नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो पहली बार आपने ये डिमांड जोन बनाया है, पहली बार ये सप्लाई जोन बनाया है। अगर इस एरिया में मार्केट पहली बार आया है, अभी तक इससे पहले नहीं आया था, पहली बार मार्केट उस जगह पर आया है आपकी लाइन लगाने के बाद या आपके बॉक्स बनाने के बाद में। ठीक है, ये बॉक्स या लाइन बनाई और इसके बाद में पहली बार मार्केट उस लाइन में आया है, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, फ्रेश जोन। फ्रेश जोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई मेरी लाइन लगाने के बाद या मेरे बॉक्स लगाने के बाद या मार्केट के ऊपर जाने के बाद पहली बार मार्केट उस जगह पर आया है, इसलिए मैं उसे कहूंगा फ्रेश जोन। लेकिन अब यहां से अगर मार्केट ऊपर चला गया और वापस से इस बॉक्स में आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर इस बॉक्स में आ गया, कई बार आपने देखा होगा एक जगह पर मार्केट आता है, बार बार उस जगह पर आता है, नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो अब बार बार ऐसा हो रहा है, तो एक बार के बाद जब ये होने लगता है बार बार, तो इसको हम क्या कहते हैं, टेस्टेड जोन। टेस्टेड जोन का मतलब क्या होता है, एक बार मार्केट उसमें आ गया था, बार बार उसी जगह पर आकर बार बार ऊपर जा रहा है, लेकिन ये टेस्टेड जोन कहलाता है। टेस्टेड जोन का मतलब क्या होता है कि मार्केट उस जगह को पहले भी टेस्ट कर चुका है। और ऐसा क्यों देखते हैं, ऐसा इसलिए देखते हैं क्योंकि यहां पर पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते हैं, वो मैं आपको थोड़ी सी देर में सिखाता हूं। लेकिन डिमांड सप्लाई का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको सीखना चाहिए वो यही है कि आप नीचे जहां से मार्केट गया है वहां पर एक बॉक्स लगाएंगे या सपोर्ट की लाइन लगाएंगे, ऊपर जहां से मार्केट नीचे आया है वहां पर एक रेजिस्टेंस या सप्लाई की एक बॉक्स बनाएंगे, और वहां पर देखेंगे कि क्या पहली बार मार्केट आया है। तो पहली बार मार्केट आया तो फ्रेश जोन होता है। अब सीक्रेट क्या है इसमें, सीक्रेट यह है कि आपको अगर ट्रेड करना है तो आप फ्रेश जोन को ट्रेड करते हैं। ज्यादा सफलता के रेशो किसके रहते हैं, फ्रेश जोन के, क्योंकि पहली बार वहां पर मार्केट आया है तो उसके ऊपर या नीचे जाने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर अभी तक मार्केट यहां पर नहीं आया था, पहली बार आया है, तो यहां पर ट्रेड के सफलता के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर मार्केट यहां पहले नहीं आया है, अगली बार यहां पर जाता है, तो ये फ्रेश जोन रहेगा, मार्केट के नीचे आने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो जिस भी जोन में मार्केट पहली बार जाएगा उसको कहेंगे फ्रेश जोन। और अगर फिर से वहीं से बार बार ट्रेड करते रहता है, मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे आया फिर ऊपर गया, या यहां पर ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ये अब हो जाएंगे टेस्टेड जोन। इनको मार्केट कभी भी तोड़ सकता है, इसलिए इनसे बच के रहना चाहिए। इसलिए डिमांड सप्लाई में फ्रेश जोन और टेस्टेड जोन लगाए जाते हैं। ये आपको बहुत ही बड़ी सीक्रेट है, ये आपको समझना है। अगली छठवीं चीज है वो है लिक्विडिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्मार्ट मनी लिक्विडिटी के पीछे जाती है। स्मार्ट मनी कौन होते हैं, स्मार्ट मनी का मतलब बड़े लोग, FII DII, और वो हमेशा लिक्विडिटी के पीछे जाते हैं। लिक्विडिटी जहां होगी वहां पर मार्केट जाएगा। क्यों जाता है समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मार्केट जाता है वहां पर लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए। लिक्विडिटी क्या होती है, लोग जो छोटे लोग होते हैं, रिटेलर होते हैं, वो स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं। आपने ये अक्सर देखा होगा। अब आपको क्या सिखाया जाता है, नॉर्मल व्यक्ति को क्या सिखाया जाता है कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहां पर अब बहुत छोटे छोटे से ट्रेड ले रहे हैं, तो आपको यह सिखाया जाता है कि एक लाइन लगाइए, इस लाइन के पास में आप देखिए कैंडल बनेंगे, पैटर्न बनेंगे, तो आप यहां पर स्टॉप लॉस रख दीजिए, या यहां पर कोई पैटर्न बनेगा इस प्रकार से, तो आप यहां पे स्टॉप लॉस रख दीजिए। बड़े लोगों के पास ऐसे पावरफुल सिस्टम होते हैं जिससे वो तुरंत पता लगाते हैं
कि भाई कहां पर कितने लोगों के स्टॉप लॉस रखे हुए हैं। मोस्टली आप देखेंगे जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे, इंट्राडे करेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे, आप इस बात को नोटिस करेंगे जहां पर आपने स्टॉप लॉस लगाया है मार्केट वहीं आता है और वहीं से ऊपर निकल जाता है, या ऊपर जाता है और वहीं से मार्केट नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिग प्लेयर जो है वो लिक्विडिटी के पास जाते हैं, लिक्विडिटी को हंट करने के लिए जाते हैं, आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए जाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो यहां से एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप निकल कर आता है। कौन सा सेटअप होता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं ऑप्शन फ्यूचर में, क्या समझ सकते हैं आप, क्या याद रख सकते हैं? नॉर्मल लोगों का ट्रेडिंग सेटअप क्या होता है? अगर मार्केट सपोर्ट पर आएगा तो मैं बाय करूंगा, ये नॉर्मल लोगों का सेटअप होता है। जबकि ये सेटअप एक गड़बड़ सेटअप है। क्यों? क्योंकि भाई अगर बड़े लोगों को पता है कि कहां पर आपका स्टॉप लॉस है तो वो उसको हंट करने के लिए जाएंगे। तो आपको सपोर्ट पर खरीदने वाला सेटअप नहीं यूज करना चाहिए, उसकी जगह कौन सा सेटअप यूज करना चाहिए पता है? लिक्विडिटी हंट वाला। क्या होता है? आप मार्केट को पहले अगर नीचे जा रहा है जाने दो, यहां पर आ रहा है तो भी आने दो, कुछ एक्शन मत लो। अगर मार्केट नीचे चला गया है तो भी सेल नहीं करना है आपको। अब आपको इंतजार करना है कि क्या मार्केट ने लोगों का स्टॉप लॉस ले लिया है और क्या अब मार्केट वापस रिटर्न होगा। देखिए, अगर मार्केट यहां पर आता है आप बाय नहीं कर रहे हैं, मार्केट नीचे आ गया अभी भी आप बाय नहीं कर रहे हैं। अगर मार्केट इस सपोर्ट की लाइन के वापस से अंदर आ जाता है, इसका मतलब होता है लोगों का अब मार्केट ने स्टॉप लॉस ले लिया है, अब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार हो सकता है। तो जब लोगों का स्टॉप लॉस हो जाए, मार्केट अपने एरिया में वापस आ जाए, तब अगर आप ट्रेड करते हैं तो इसकी सफलता के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। सेम चीज ऊपर होगी, मार्केट ने ऊपर गया, यहां पर आपने सेल करने की सोची तो आपको यहां पर सेल नहीं करना है, आपको याद रखना है, आपको मार्केट को ऊपर जाने देना है। ऊपर जाने के बाद जब वापस से नीचे आएगा, इसको फेक ब्रेकडाउन या फेक ब्रेकआउट सेटअप भी कहते हैं, या लिक्विडिटी हंट सेटअप भी कहते हैं, है ना, कि मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिखा दिया, मार्केट वापस नीचे आ गया। इस ट्रेड के सफलता के चांसेस ज्यादा होंगे और ये बात बड़े लोग जानते हैं, इसीलिए वो ज्यादा सफल ट्रेड बना पाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है रिस्क मैनेजमेंट। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। आपका दोस्त आपके पास आया कि भाई मुझे 1 लाख रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है और मुझे 1 लाख रुपए दे दे। आप थोड़े दरिया दिल के व्यक्ति हैं, आपने क्या किया, 1 लाख रुपए उसको उठाकर दे दिया। अब उसने कहा था कि 15 दिन के बाद वो पैसा आपका वापस लौटा देगा। आपने उसको कॉल किया 15 दिन के बाद, वो आपका कॉल नहीं उठा रहा है। आपने मैसेज किया, वो मैसेज नहीं देख रहा है। फिर 10 दिन के बाद फिर से कॉल किया, अब उसने कॉल उठाया लेकिन कह रहा है भाई मैं दे दूंगा, लेकिन दिया नहीं। ऐसे करते करते 1 साल हो गया, आपका पैसा भी नहीं आया है। अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर मेरा भी पैसा चला गया, आज तक मेरा दोस्त ना मुझसे बात कर रहा है ना मुझे पैसे दे रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है बताइए मुझे। तो आपने दोस्त को 1 लाख रुपए दिए। अब मुझे बताइए, जब भी आप अपने दोस्त को पैसा देते हैं, इस पर रिस्क कितनी है? आपके पैसे पर रिस्क कितनी है? 100%। अगर कोई व्यक्ति कहता है अरे नहीं वो मेरा पक्का दोस्त है, मेरी बहुत पहचान है उससे, कई सालों का रिश्ता है, तो आप समझ लीजिए कि आप मूर्ख बनने वाले हैं। रिश्ता कितना भी मजबूत हो सकता है लेकिन पैसे से ज्यादा मजबूत कोई चीज नहीं होती है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, लेकिन जीवन में आपको जब एक धोखा मिलेगा तब आप समझ जाएंगे। तो अगर आपने अपने दोस्त को 1 लाख रुपए दिया है तो उस पर 100% रिस्क है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति है जो थोड़ा सा समझदार है। दोस्त आया पैसे मांगने के लिए 1 लाख रुपए कि भाई मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है भाई मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में आप मुझे ये गोल्ड का जो कड़ा पहना हुआ है आपने ये दे दो, आप मुझसे 1 लाख रुपए ले जाओ, जब आप वापस मुझे 1 लाख रुपए दे दोगे ये गोल्ड का कड़ा मैं आपको वापस दे दूंगा। तो इस 1 लाख के बदले उस व्यक्ति ने क्या कर लिया, उस दोस्त का गोल्ड का कड़ा रख लिया। अब यहां पर ट्विस्ट है, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि तुझे मुझ पर इतना सा भरोसा नहीं है, तू मेरा गोल्ड का कड़ा रखेगा, आप उस दोस्त से तुरंत दोस्ती तोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो व्यक्ति आपको यूज करना चाहता है, इसलिए इमोशनल बॉम्बिंग करेगा वो आपके ऊपर और आपको इमोशनल बना देगा। आपको उसका गोल्ड का कड़ा लेना ही है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपने उसका 1 लाख या 1.5 लाख का गोल्ड का कड़ा ले लिया है और उसको अब 1 लाख रुपए दे दिए हैं, आपकी यहां पर रिस्क क्या है, इस बात को समझना जरूरी है। अब आपकी 0% रिस्क है, 0%। पहले वाली कंडीशन और दूसरे वाली कंडीशन में रिस्क का अंतर समझिए। यहां पर आपका 100% पैसा रिस्क पर है, चाहे वो आपका कितना ही पक्का दोस्त हो,
चाहे आपको स्टॉक मार्केट कितना भी अच्छे से आता हो, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जहां पर 100% आपका पैसा रिस्क पर रहेगा, और कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट रहेंगे जहां पर आपका बहुत कम परसेंट पैसा रिस्क पर रहेगा। जैसे यहां पर कंडीशन बनी, आपने उसका 1 लाख का गोल्ड रख लिया या 1.5 लाख का गोल्ड रख लिया, 0% आपका पैसा रिस्क पर है। स्टॉक मार्केट में भी सेम एग्जांपल होंगे, आपको यूज करना है। देखिए मैं आपको समझाता हूं। आपको इस बात को समझना है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हैं तो आपका क्या रिस्क रहता है? शॉर्ट टर्म में बिल्कुल यहां पर रिस्क रहता है, 0 से लेके 10% तक रिस्क हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट नीचे आ सकता है। जैसे लास्ट 2 सालों से मार्केट एक साइडवेज मार्केट चल रहा है ना? 2 सालों में मार्केट ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, तो ऐसा हो सकता है, कभी कभी ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो आप 0 से 10% या इससे भी ज्यादा की रिस्क मान के चल सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखें, पिछले 25 साल का डेटा देखें, तो यहां पर ऑलमोस्ट 1% रिस्क है, ना के बराबर रिस्क है। 1% रिस्क क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि स्टॉक मार्केट है भैया, रिस्क तो कभी ना कभी रहती ही है। ऐसे ही अगर आप ETF की बात करें, इंडेक्स फंड की बात करें, या अच्छे ETF की बात करें, यहां पर भी क्या रिस्क है? शॉर्ट टर्म में यहां पर हो सकता है 0 से लेकर 10% का रिस्क हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या रिस्क है? 1%। लॉन्ग टर्म में देखे गए हैं ETF में, अगर आप इंडेक्स फंड में ETF में पैसा लगाते हैं, लंबे समय में आपको रिस्क नहीं होता है, लंबे समय का डेटा देखना है। अगर ऐसे ही आप मुझसे गोल्ड की बात करें कि क्या रिस्क है गोल्ड में, तो यहां पर भी वही शॉर्ट टर्म में 0% से लेकर 10% का रिस्क हो सकता है, लेकिन लंबे समय में ऐतिहासिक अगर आप देखेंगे गोल्ड का इतिहास देखेंगे, तो यहां पर भी 0% या 1% के करीबन रिस्क होता है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं किसी स्टॉक की, अगर मैं पूछता हूं ये स्टॉक में कितना रिस्क है, तो यहां पर 50% चांसेस होते हैं। इस बात को आपको समझना है, पूरा 50% चांस होता है। कितनी ही अच्छी कंपनी हो, रिस्क तो है ही कि भाई वो स्टॉक नीचे आ सकता है। जैसे एक समय हम आइडिया को बहुत अच्छी कंपनी मानते थे, लेकिन वो एक समय आई कंपनी बर्बाद हो गई। एक समय यश बैंक को बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती थी, लेकिन एक समय आया जब वो कंपनी बर्बाद हुई। सरकार मोदी जी की थी, उसके बाद भी अडानी के शेयर को बहुत पावरफुल शेयर माना जाता था, लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि लगभग 40-50% जो है वो शेयर एक समय नीचे आया, क्योंकि न्यूज़ के कारण वापस ऊपर चला गया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नीचे अभी भी है। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि स्टॉक के अंदर रिस्क ज़्यादा हो गया, इन 3 इंस्ट्रूमेंट में रिस्क कम है, और लंबे समय में तो काफ़ी कम है रिस्क। इनमें स्टॉक में 50-50% है। ऐसे ही अगर हम 2 इंस्ट्रूमेंट को देखें, एक देखें फ्यूचर और एक देखें ऑप्शन ट्रेडिंग, अब देखिएगा इसके अंदर कितनी रिस्क है? ऑलमोस्ट 100% रिस्क है। ये वही दोस्त है, ये दोनों आपके वही दोस्त है जो आपका पैसा दोस्ती के चक्कर में लेके जाएंगे कि तेरे को ज्यादा दे दूंगा या दे दूंगा जल्दी से, और ये क्या करेंगे? आपका पैसा वापस नहीं देंगे। हो सकता है ये पूरा का पूरा पैसा आपका रख ले। तो ये 100% रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट है। तो आपको स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग करने से पहले इस बात का ज्ञान होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड कर रहे हैं उसमें रिस्क कितनी है, ये पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है, वो बेचारा आता है लालच में। अभी मैं आपको इमोशन भी पढ़ाऊंगा। वो व्यक्ति आता है लालच में कि यार मेरा 10,000 का 20,000 हो जाएगा, 20,000 का 50,000 हो जाएगा, और इस चक्कर में क्या करता है, वो अपने पूरे पैसे, पूरी कैपिटल लगा देता है। अब पैसा दुगना तो होता नहीं है, बल्कि उल्टा सारा का सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। तो आपको ये बात समझने की जरूरत है कि स्टॉक मार्केट में आप किस इंस्ट्रूमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं और उसका रिस्क का रेशो क्या है। शॉर्ट टर्म में रेशो क्या है, लॉन्ग टर्म में रेशो क्या है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं गोल्ड खरीदता हूं टॉप पर, भाई मेरे को थोड़ा नुकसान हो सकता है। अगर मैं गोल्ड भी खरीद रहा हूं, कितना ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन मान लीजिए मुझे अक्ल नहीं है, मान लीजिए मैंने टॉप पर गोल्ड को खरीद लिया और गोल्ड नीचे आ गया, तो अगर मैंने यहां पर खरीद लिया था 1,70,000 का गोल्ड खरीद लिया था, अब गोल्ड चल रहा है 1,40,000 का, तो मुझे नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान होगा। लेकिन अगर मैं इस गोल्ड को होल्ड करके रखूंगा तो आज नहीं तो कल ठीक है, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो पहली बात तो ये मूर्खता नहीं करनी है, आपको ये गलती नहीं करनी है। कौन सी गलती? कि भैया आप गोल्ड को टॉप पर खरीद रहे हो या कोई भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट आप टॉप पर खरीद रहे हो, ये मूर्खता नहीं करनी है। दूसरी बात, अगर आप बॉटम पर भी खरीद रहे हो तो आपके पास इतनी अक्ल होना चाहिए कि उस बॉटम से वो और नीचे जा सकता है, तो आपके पास एवरेज आउट करने के लिए और पैसा होना चाहिए। तीसरी बात, अगर आपको बॉटम आउट होने के बाद और बॉटम हो रहा है तो आप एवरेज कर लीजिए और फिर पेशेंस रखिए। जब मार्केट ऊपर जाएगा, वो अगर अच्छा इंस्ट्रूमेंट है आपको प्रॉफिट देता ही है लंबे समय में। तो ये 3 ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जहां पर रिस्क आप देख लीजिए, कम समय में रिस्क रहेगा 0 to 10%। मार्केट नीचे आ सकता है, आपका पोर्टफोलियो लाल दिखा सकता है, लेकिन वहां पर सब्र रखना होगा, घबराहट नहीं होना चाहिए, फियर नहीं होना चाहिए।
और लालच के चक्कर में आप इन इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा पैसा कभी मत लगाइएगा, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट आपका 100% पैसा लेकर जा सकते हैं। कितने लोगों ने ऑप्शन फ्यूचर में अपना पैसा खोया है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और कितना कितना खोया है ये भी बताइए, ताकि बाकी बच्चे जो है वो इस कमेंट को पढ़ेंगे और उनको समझ में आएगा कि भैया कितना रिस्की मामला हो सकता है। आई होप आपको रिस्क के बारे में चीजें समझ में आई होगी। 8वीं चीज आपको समझना है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जो भी बच्चे मार्केट के अंदर आते हैं वो ग्रीड लेकर आते हैं, सबसे मेन चीज है, और जब मार्केट उनको लॉस देता है तो वो फियरफुल हो जाते हैं। आपको इन दोनों ही इमोशन को मैनेज करना सीखना होगा। कंट्रोल नहीं कर सकते आप, मैनेज करना सीखना पड़ेगा, और ये टाइम के साथ होता है। जब भी आपको कम पैसे में ज्यादा रिटर्न का कोई वादा करता है तो आपकी आंखें चौड़ी हो जाती है और आप उस और भागने लगते हैं। जबकि एक इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या करता है, जब भी कोई व्यक्ति कहता है मैं तेरे 10,000 को 20,000 बना दूंगा, सबसे पहले वो अपने पॉकेट पर हाथ रखता है। क्यों रखता है पता है? ताकि वो पैसा छुड़ा ना सके सामने वाला व्यक्ति, और भागता है तेजी से। क्यों भागेगा? क्योंकि उसको पता है मैं ज्यादा देर रुक जाऊंगा, ये मेरे इमोशन को चेंज कर देगा और मेरे पैसे को ले जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको कोई व्यक्ति कम पैसे को ज्यादा बनाने का प्रॉमिस दे कि महीने का 10% रिटर्न, 5% रिटर्न, 6% रिटर्न, 50% रिटर्न, इस प्रकार की कोई भी फालतू बात अगर कोई व्यक्ति करता है, उस व्यक्ति से हमेशा दूर रहिएगा। अपना पैसा जो है दोनों जेब पकड़ लीजिएगा और तेजी से भागिएगा, ताकि वो व्यक्ति आपको पकड़ ना पाए। अगर पकड़ लिया तो आप यकीन मानिएगा आपका पैसा चला जाएगा। कई लोग फोमो में ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक मार्केट में आते हैं। कई लोग हैं, कई रील बनाते हैं, कई लोग गाड़ी दिखाते हैं आपको, कई लोग घड़ी दिखाते हैं आपको, कई लोग बंगला दिखाते हैं अपना, और वो आपको बताएंगे कि भाई तेरे भाई ने ट्रेडिंग से पैसा कमाया। ये लोग आपको कभी नहीं बताएंगे कि ये लोग एफिलिएट इनकम से कितना पैसा कमाते हैं। जो आप ट्रेडिंग करते हैं उससे पैसा बनता है, उस पैसे का एक हिस्सा इनके पास जाता है, हमारे पास भी आता है। लेकिन हमको इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है। इस बात को कहने में क्यों शर्म नहीं है? क्योंकि ये हमारी आय का स्रोत होता है, जिसको बोलते हैं एफिलिएट इनकम। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ ये कह रहा है कि मैं सिर्फ ट्रेडिंग से पैसा कमा के इतना करोड़पति बना हूं, अरबपति बना हूं, मैंने कार ले ली, मैंने बंगला ले लिया, मैंने घड़ी ले ली, मैं ये ट्रिप कर रहा हूं, तो आपको समझना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है आपके साथ एक ऐसा गेम खेल रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप फोमो में क्यों हैं? फोमो में क्यों ट्रेड कर रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा, जो कि रियलिटी नहीं है। हर एक उस व्यक्ति के बहुत अलग अलग इनकम के सोर्सेज हैं जो आपको नहीं पता, जो सीक्रेट सोर्सेज होते हैं। कंपनी उनको पे करती है उस चीज़ के लिए जहां पर आप ट्रेड करते हैं। तो फोमो से हमेशा बचिए। दूसरों की कार, घर, घड़ी, है ना, बंगला, ट्रिप देखकर कभी भी ट्रेडिंग में मत आइएगा, कभी भी स्टॉक मार्केट में मत आइएगा। ऐसा होगा तो आप बर्बाद हो जाएंगे। तो प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा। कभी कभी गुस्से में भी आप ट्रेड करते हैं, जब आपका लॉस हो जाता है तो आप ट्रेड करते हैं, उसमें आप और ज़्यादा बर्बाद हो जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस कई लोगों को होता है। मुझे भी जब मैंने नई नई ट्रेडिंग सीखी थी या स्टॉक मार्केट सीखा था, काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि यार ये तो बड़ा आसान है, मैं तो कर लूँगा। लेकिन जब लॉस हुए तो हमें समझ में आया कि ये गेम इतना आसान है नहीं एक्चुअल में। इसमें पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, इसमें सीखने की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है ना, और पेशेंस और डिसिप्लिन। जब तक आप अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव नहीं करेंगे, अपने इमोशंस को मास्टर नहीं करेंगे, आप कभी भी स्टॉक मार्केट में आगे नहीं बढ़ सकते। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, लेसन नंबर 9। ट्रेडिंग के सेटअप होते हैं। अब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, 2 प्रकार की ट्रेडिंग होगी, जहां एक तरह आप जल्दी पैसा बनाना चाहेंगे, एक तरीका होगा जहां पर आप लंबे समय में अच्छी वेल्थ क्रिएट करना चाहेंगे। जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में आपका पैसा जा भी सकता है, और अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो वहां पर आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। सबके लिए अलग अलग सेटअप होता है। मेन जो 2-3 सेटअप होते हैं मैं आपको वो बताता हूं जो बहुत अच्छे से काम करते हैं। जैसे ब्रेकआउट सेटअप आपको पता ही है, पुल बैक सेटअप आपको पता है। मैं आपको मेनली लिक्विडिटी स्वीप का एक सेटअप बताता हूं, ठीक है, जो बहुत अच्छे से काम करता है। देखो, आपको 2 सेटअप याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप है। पहला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर बनाते आ गया है और आपको शॉर्ट टर्म में कोई चीज करनी है, आप सिंपल एक सेटअप फॉलो कीजिएगा, लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, जिसको बोलते हैं फेक ब्रेकडाउन या फेक ब्रेकआउट सेटअप। अगर आपको शॉर्ट टर्म में कुछ भी करना है तो सिर्फ एक सेटअप पकड़ लो, बाकी सबको भूल जाओ, सारे इंडिकेटर भूल जाओ, सारी चीजें भूल जाओ, सिर्फ इसको याद रखो। इसमें क्या होता है, जहां पर आप लाइन लगाते हैं, तो मैं एक एक लाइन लगा देता हूं, एक काम करता हूं, खाली पेज ले लेते हैं, एक एक लाइन लगाते हैं। इसको बोलेंगे सपोर्ट की लाइन, इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस की लाइन। अगर आपको इंट्राडे करना है, शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना है, वहां से अगर आप सोच रहे हैं कि पैसा बनता है, वैसे बनता नहीं है, यकीन मानिएगा, बहुत ज़्यादा आपको इसमें
माथापच्ची करनी पड़ेगी, उतना पैसा आप कहीं और से भी कमा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको सीखना है तो एक सेटअप फॉलो कीजिएगा। मार्केट जब भी सपोर्ट पर आता है आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। अगर मार्केट इसको तोड़ भी देता है तो भी आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। जब मार्केट यहां पर लोगों के स्टॉप लॉस ले जाए और वापस ऊपर की ओर जाए तब आप एक्शन लेंगे तो आपके चांसेस सक्सेस के ज़्यादा हो जाएंगे। क्या ये 100% टाइम काम करेगा? नहीं, लेकिन आपके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि अब बड़े लोगों ने लोगों का स्टॉप लॉस ले लिया है, अब मार्केट को वो ऊपर ले जा सकते हैं। सेम चीज़ अगर आप ऊपर के लिए देखेंगे तो यहां पर जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पर आ जाएगा आप सेल मत कीजिए कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर। अगर ब्रेकआउट दे दिया है तो भी आप बाय मत कीजिए, आप मार्केट के गिरने का वेट कीजिए क्योंकि बड़े लोग चकमा देंगे। उस चकमे के साथ अगर आप हो गए तो आप भी चकाचक हो जाएंगे और उस चकमे को आप पकड़ नहीं पाए तो फिर खलास हो जाएंगे। तो इस सेटअप को याद रखिएगा। बड़े टाइम फ्रेम के लिए सिंपल सा सेटअप होता है। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट अच्छा है तो आपको उसकी बैक टेस्टिंग करना चाहिए कि ये इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कितना गिर सकता है। जैसे हम गोल्ड की बात करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर आप पिछले 11 साल का डेटा उठाओगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम गोल्ड जो है 10 से 12% गिरा और उसके बाद वापस से ऊपर चढ़ गया। 10 से 12% गिरता है फिर ऊपर चढ़ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 11 साल का डेटा उठाएंगे तो गोल्ड जो है 16 से 21% तक गिरता है और उसके बाद उठता है। और अगर 25 सालों का डेटा उठाएंगे तो गोल्ड कभी कभी 30 से 35% भी गिरता है और उसके बाद उठता है। ऐसा इतिहास में अभी तक नहीं हुआ कि गोल्ड वहीं पड़े रहा, कभी उठा ही नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हाँ, लंबे समय के लिए गोल्ड साइडवेज जरूर हुआ है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि गोल्ड मर ही गया, मतलब कभी उठा ही नहीं है। तभी आज गोल्ड के प्राइस आपने देखे हैं कि 170 को भी छू के आया है, अभी 140 चल रहा है, 41 चल रहा है। तो गोल्ड कभी भी नीचे नहीं रहा है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन गोल्ड गिर कितना सकता है, अगर आप इसकी स्टडी कर लेंगे तो आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि ये वाला इंस्ट्रूमेंट ऐसे काम करता है, इतना ही गिरता है, इससे ज़्यादा नहीं गिरता है, या ज़्यादा भी गिरता है तो इतने तक ही गिरता है। तो सबसे बढ़िया सेटअप क्या होता है लॉन्ग टर्म के लिए, आप बैक टेस्टिंग करके पता लगाइए जो भी इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड करना चाहते हैं, चाहे निफ्टी 50 हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, जिसको भी आपको स्विंग ट्रेड या लॉन्ग टर्म ट्रेड करना है, आप इस बात का पता लगाइए कि ये मैक्सिमम कितना गिरता है और आपके पास वहां पर कितना कैपिटल है। पूरा कैपिटल कभी भी एक बार में नहीं लगाना चाहिए, आपको टुकड़ों में कैपिटल लगाना चाहिए। अगर 10% गिरा है गोल्ड, आप यहां पर 33% लगा सकते हैं। अगले बार और गिरेगा, फिर से 33% कैपिटल लगा दीजिए। अगली बार फिर गिरता है, फिर से 33% कैपिटल लगा दीजिए, ताकि आपका प्राइस एवरेज हो जाए। जब मार्केट ऊपर आएगा आपको अपने आप प्रॉफिट होने लगेगा। तो ये दो स्ट्रेटेजी है, ये है शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी स्वीप, फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन सेटअप, और ये लॉन्ग टर्म के लिए जो कि आप बैक टेस्टिंग करके हर इंस्ट्रूमेंट को पता लगाएंगे कि भाई ये कितना जा सकता है नीचे, उसके हिसाब से मैं अपनी बाइंग स्ट्रेटेजी रखूंगा। अब आती है 10वीं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट सिर्फ प्राइस एक्शन से नहीं चलता है, मार्केट एक्चुअल में चलता है डिमांड सप्लाई से और न्यूज से। अगर आपने इन न्यूज पर ध्यान नहीं दिया तो यकीन मानिएगा आप स्टॉक मार्केट में कभी सफल नहीं हो सकते, ट्रेडिंग में कभी सफल नहीं हो सकते। आपको पता होना चाहिए आपके देश की इंटरेस्ट रेट और यूएस की इंटरेस्ट रेट कब कब चेंज हो रही है, उसके बढ़ने से क्या होता है, उसके घटने से मार्केट के अंदर क्या होता है। आपको पता होना चाहिए महंगाई की जो दर आती है, इन्फ्लेशन रेट आती है, जब भी आती है, इंडिया की भी और यूएसए की भी, उसके बाद क्या होता है। अगर महंगाई बढ़ती है तो क्या होता है, महंगाई कम होती है तो क्या होता है। देश की जीडीपी का जब भी डेटा आता है तब मार्केट में क्या खलबली मचती है। अगर जीडीपी अच्छी हो रही है तो क्या खलबली मचेगी, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाती है तब क्या होता है। फिर आरबीआई जब भी कोई पॉलिसी बनाता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई की पॉलिसी बनाने से मार्केट में क्या फर्क पड़ेगा। सीआरआर, आरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन रेट्स के बारे में जानना पड़ेगा कि इनके चेंजेस होने से मार्केट में क्या खलबली मचती है। कंपनी के रिजल्ट देखना पड़ेगा, क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, फाइनल रिजल्ट भी आता है, तो कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक को ट्रेड करते हैं बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में पता होना चाहिए। ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, जैसे अभी युद्ध चल रहा था, अभी आपने रिसेंट में देखा कैसे इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनातनी चल रही है, इसके कारण जो है दिक्कतें चल रही है। इसके बाद आपको डॉलर और क्रूड ऑयल को भी बहुत अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। डॉलर का प्राइस जब जब बढ़ेगा गोल्ड का प्राइस कम होता है, क्रूड ऑयल जब जब बढ़ेगा स्टॉक मार्केट नीचे आते हैं, और इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है। तो जब तक आप इन सारी चीजों की न्यूज को अच्छे से ट्रैक नहीं करते हैं, यकीन मानिएगा आप स्टॉक मार्केट को ठीक से नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, ये चीज मैंने आपको बहुत डिटेल में सिखाई है। इसी को अगर आपको और बहुत ज्यादा डिटेल में सीखना है तो हमारी क्लासेस होती हैं, और ये क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे इन क्लासेस की फीस 10,000 होती है, लेकिन अगर आपको 3999 में ये क्लासेस चाहिए
जहां पर हम 16 दिनों के लिए हर दिन 1.5 से 2 घंटे की क्लासेस लेते हैं और स्टॉक मार्केट को आपको बहुत डिटेल में सिखाते हैं। वैसे आज भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में सिखाई है, लेकिन अगर आप इसमें मास्टर बनना चाहते हैं तो आप इस क्लास को ले सकते हैं। इस क्लास के कूपन कोड और लिंक को पाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये हमारा तत्वम का ऑफिशियल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। यहां पर आप 6265903016 पर सिर्फ आप हमको व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हेलो तत्वम स्टॉक मार्केट। इससे क्या होगा, हमारी टीम आपको कूपन कोड और लिंक भेज देगी जिससे आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करता हूं ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कौन कौन सी स्किल्स पर आप क्लास चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं उन स्किल्स को डेवलप कराने के लिए आपके लिए क्लासेस ला सकूं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।